हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग फाइनली आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन। इसके पहले 2 वीडियो हम आपको बता चुके हैं, उसमें भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट लास्ट मूवमेंट में कल के एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बस आपका तैयारी कंप्लीट। कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं रहेगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है जितेंद्र सर, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आइए जल्दी से बिना देर किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है ना, आपको 6 क्वेश्चन लिखना है 3 नंबर वाले। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ देना है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं भी फील करेंगे। बाकी 6 क्वेश्चन आपको लिख कर आना है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, MCQ आएगा ही आएगा और 3 नंबर वाला शॉर्ट आंसर भी निश्चित रूप से आएगा। इसका आंसर कैसे लिखना है वो देख लो प्यारे बच्चों, क्योंकि आंसर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं है सिवाय हमारे चैनल पर। तो आप हमसे जुड़े हैं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कल आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सही दिशा में आपने तैयारी की है और इसका भरपूर लाभ कल आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। कल के एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। कितना फार्मूला होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं जल्दी से, कैसे इसका आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ पर आंसर भी हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। 2 चार्ज है प्लस और माइनस Q, 2 चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ये सब आप पहले लिख दीजिएगा। और हाँ, फिजिक्स के एग्ज़ाम में फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन हमने लिखा, E बराबर माइनस dV बटा dr, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिए तो क्या हो गया, मॉडल्स लगाने से माइनस साइन गायब हो गया। dV को भी लिखे और dr को r लिख दिए। r जो है वो d होता है, r मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं। E बराबर v बटा d लिख दिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट किए, ये जस का तस रहा। अब सिग्मा ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q बटा A आ गया, ठीक है। इस V को यहाँ कर दिए और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए, Q बटा V बराबर A एप्सिलॉन नॉट D आ गया, ठीक है। अब ये Q बटा V क्या बनेगा बच्चों, Q बटा V यहाँ पर बन जाएगा कैपेसिटेंस C और ये बन गया एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपको प्रूव करना था। लास्ट में आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है, लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको 2-3 जगह पढ़ना है। एक तो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर, ठीक है। और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो तीसरा यूनिट है उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो मैंने जो आपको बताया ध्यान से सुनिए, 3 जगह आपको एक्सियल इक्वेटोरियल करना है। लेकिन क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान से बनाएंगे, ये नहीं कि बिना पढ़े ही हड़बड़ा के बना दिए। क्वेश्चन कैसे किस चैप्टर का पूछ रहा है वो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किस तरह से आपको डेरिवेशन निकालना है एक्सियल पॉइंट पर। आइए जल्दी से आंसर हम लोग कर लेते हैं फटाक से। हालांकि आपके पास आंसर होगा, कई बच्चे आंसर भी बोलते हैं सर आंसर ही प्रोवाइड कीजिए, इसीलिए उनके लिए खास वैसे बच्चों के लिए हम यहाँ आंसर भी दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आंसर भी लिख सकते हैं, नोट्स में भी आपके सामने होगा। कंसीडर किए पहले डाइपोल जिसमें 2 चार्ज होता है, माइनस और प्लस चार्ज, ठीक है। हम निकाल रहे हैं पहले
पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, किसके कारण? प्लस चार्ज के लिए इंटेंसिटी पोटेंशियल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R, डिस्टेंस होता है R। ठीक है, आप देखिए फिगर को थोड़ा समझिए कैसे फिगर बनाना है। फिजिक्स के एग्जाम में फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना फिगर आप बनाइएगा ना उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स आपको आएगा। ये हो गया आपका AB इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी पूरा लंबाई 12 है। अगर हम बीच मिड सेंटर O की बात करें तो यहाँ की लंबाई L और इधर की लंबाई L हो जाएगी। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। देखिए जिस एक्सिस पर डायपोल रखा है उसी एक्सिस पर आगे पॉइंट भी है ना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बच्चों एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक ही एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डायपोल भी हो और पॉइंट भी हो तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। यहाँ सेंटर से इसका दूरी हो गया R, तो अगर ये डिस्टेंस L होगा तो ये बचेगा कितना? R माइनस L। ठीक है, यहाँ तक R है और यहाँ से L है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। फिगर बन गया, छोटा सा फिगर बनाना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब हम लोग निकालेंगे एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जिसको V1 मान लेंगे, एक बार निकालेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जिसको V2 मान लेंगे। डिस्टेंस देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है। तो अगर आप पॉजिटिव का बात करें तो डिस्टेंस R माइनस L दिखाई दे रहा है, और अगर नेगेटिव का बात करें तो डिस्टेंस R प्लस L दिखाई दे रहा है। यही ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बार निकाले हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखिए प्लस Q के लिए इक्वेशन 1 आया। एक बार निकाले हैं माइनस चार्ज के लिए तो माइनस Q यहाँ लगा, इक्वेशन 2 आ गया, डिस्टेंस R प्लस L हो गया। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करके एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। Q इंटू 12 जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और Q इंटू 12 की जगह हम लिखेंगे P। तो लास्ट में देखिएगा आंसर में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है P R² माइनस L², यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। ज़्यादा समय नहीं देना है, हर एक क्वेश्चन पर आपको बराबर टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना है। 3 चीज़ का डेफिनेशन है, 3 नंबर है। अब बोलिए इससे आसान क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा प्यारे बच्चों, बस केवल डेफिनेशन लिखने बोल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको लिख दीजिए, थोड़ा फिगर बना दीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इसको लिख देना है, बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है इसको। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हम फिर दोबारा रिवीजन करवा दे रहे हैं। अभी तक आपने इसके पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो देख लीजिए। समय कम है, आज की रात पूरा पढ़ना है। ठीक है, आज की रात तो गाना वाला नहीं, आज की रात पूरा जग कर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है हाँ, ये तो क्वेश्चन आ गया। आंसर देखिए किस तरह से इसका हम लोग लिखेंगे, पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सबसे पहले आया बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कहाँ से? तो एक मेटल सरफेस से। कब निकलता है? जब उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट रे इंसिडेंट होता है, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है। इसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक टॉपिक अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बच्चों एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट वेव की होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर उसको बाहर निकालने में सक्षम हो। अगर हम लाइट रे का इंसिडेंस करवा रहे हैं मेटल सरफेस पर और उसमें उतना फ्रीक्वेंसी ही नहीं जितना कि चाहिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। सही बात है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो ज़रूरत होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने की, उसी को बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? लास्ट आया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। ये है इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग बोले उसको कैसे पता चला, कैसे उसके बारे में जानकारी मिली, तो वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें उसके बारे में पता चला। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ एक P है और एक Q, 2 प्लेट्स हैं, P और Q नाम दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंट विंडो है जहाँ से इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होगी। ठीक है, P प्लेट पर, यहाँ पर प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको एनर्जी मिलेगी और वो यहाँ से इमिट करना चालू करेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा,
वहाँ पर बनेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उस करंट को मेजर करेगा यहाँ लगा हुआ आमीटर, जो बताएगा कि कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, पता चलेगा कितना पोटेंशियल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉपिंग मतलब रोकने वाला, ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकने का काम करता है। ठीक, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा, आपको इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लंबा लिफाफा नहीं करना है, सिंपल आपको लिखना है द पार्टिकुलर पोटेंशियल एट विच, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, आपको बस इतना ही दूर कवर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन में लिखना है। द पार्टिकुलर पोटेंशियल, एक खास पोटेंशियल, पार्टिकुलर मतलब खास, एट विच जहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन रीच फ्रॉम पी टू क्यू इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देख रहे थे ना, अभी दो प्लेट लगा था पी और क्यू, पी से इलेक्ट्रॉन जाकर क्यू तक पहुँच रहे थे, तो उस खास पोटेंशियल पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो 3 डेफिनेशन, 3 नंबर आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल का क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या उसका डिटेल्स था और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये भी देखे हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, जो बच्चे पहले का वीडियो नहीं देखें वो यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या बोला कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड साहब ने, उन्होंने बताया कि किसी भी एटम का ज़्यादातर स्पेस खाली होता है। क्यों खाली होता है? क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट उन्होंने गोल्ड फॉइल पर कराया था, तो उन्होंने पाया था कि मैक्सिमम जो वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे थे वो सीधा अनडेविएटेड पार कर जा रहे थे। तो पार कब करेंगे? जब वहाँ पर खाली जगह होगा तभी तो पार करेंगे। ठीक है। दूसरा, और जो एटम का पूरा मास है वो एक छोटे से रीजन पर कंसंट्रेट होता है, उस छोटे से रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। साइज भी उन्होंने बताया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, एमसीक्यू में भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं ये वाला। न्यूक्लियस का डायमीटर साइज होता है 10⁻15 मीटर और एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर। एकदम रट्टा मार लो, ये वाला कल हो सकता है आएगा। ठीक है, गारंटी है, आने का पूरा संभावना है। लास्ट में उन्होंने कहा, थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज तो रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक, लास्ट में बोला उन्होंने कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो एक एटम को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन। क्योंकि मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव चार्ज हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब कि जीरो। ठीक, लिमिटेशन, क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की? तो रदरफोर्ड का मॉडल बच्चों ये नहीं बता पाया कि एटम में उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। देखिए अभी ज़्यादातर आंसर आपको हम हिंदी में समझा रहे हैं, लिखना इंग्लिश में है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, बस आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आप हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों। और सेकंड इसका ड्रॉबैक था, ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ये नया क्वेश्चन है, ये अभी तक एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है, तो ये नया क्वेश्चन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। सेल समझ रहे हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, बैटरी, उसका रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं और वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो हमको देखना है।
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, वो एक सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके द्वारा जो करंट के फ्लो में अवरोध यानी रुकावट पैदा किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब वो किस पर निर्भर करता है, हम लोग उसका जो फिगर बनाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल का जो दिखाते हैं वो ऐसे होता है, देखिए प्लस माइनस सेल का सिंबल हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का हम लोग इस तरह से सिंबल बनाते हैं। ठीक है, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, उल्टा भी कर सकते हैं। स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। स्मॉल आर चार बातों पर निर्भर करता है। पहला, एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड्स के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चौथा है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मेन एसिड होता है H2SO4, HCl, कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है मतलब H2SO4 जो हमने कहा और HCl जो बोला, ये दोनों का नेचर अलग अलग है, प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो उसके कारण उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो यही मुख्य बातें थी जो आपको लिखना है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है पीएन जंक्शन और हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन। अच्छा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये तो दोनों बहुत आसान है। फॉरवर्ड बायस कब होता है, रिवर्स बायस कब होता है, इसको दोनों लिखना है। और इसका एक आपको ग्राफ बना के दिखा देना है, उसका करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक, उसका वेरिएशन को आपको शो करना है। तो आप अगर फॉरवर्ड बायस ठीक से समझ गए हैं तो ठीक उसको उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा आज के वीडियो का। देखिए यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब पीएन जंक्शन के पॉजिटिव साइड को देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और इसी पीएन जंक्शन के नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है, बाइसिंग होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब इसी को आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए, या तो आप पीएन जंक्शन को पलट दीजिए, या तो आप जो यहाँ पर सेल लगाए हैं उसका पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए। देखिए नीचे के फिगर में आप देखिएगा, जब रिवर्स बायस की बात होगी, देखिए पीएन जंक्शन डायोड वही है लेकिन इसका पोलैरिटी चेंज हो गया। पॉजिटिव साइड को जोड़ दिया गया है नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव साइड को जोड़ दिया गया है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस तरह का कनेक्शन जब होता है तब हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों रिवर्स बायस, मतलब कि उल्टा कनेक्शन। एक हो गया सीधा और एक हो गया उल्टा कनेक्शन, ये हो गया। वही जो चीज़ हम आपको समझाएं हिंदी में वही यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि देखिए पीएन जंक्शन के पॉजिटिव साइड को जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव साइड को जोड़ा गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ऐसे जोड़ने से हुआ क्या, ये समझना है। आप जोड़ तो दिए, आप अगर इतना डिटेल्स में लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर बना दो, डायग्राम लिख दो, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसका देखना, कर्व। शुरू में देखिए क्या होता है, हम लोग जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट इंक्रीज नहीं करता, जबकि आपने ओम्स लॉ में क्या देखा है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहाँ पर क्या हमने देखा था, ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, तो जितना हम वोल्टेज देते हैं उतना करंट बढ़ता है। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल आई होता है, ये आप पढ़े हैं ओम्स लॉ में। लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक, ओम्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होता है। देखिए ये ग्राफ है पूरा लीनियर, यहाँ क्या लीनियर ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है।
आप जब शुरू में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ता है, फिर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ता है। अचानक से वोल्टेज बढ़ाने से करंट तेज़ी से भागता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये जो बढ़ रहा है, इस तरह का हम लोग जो फिगर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं VI, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया फॉरवर्ड बायस का। अब इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस का। देखिए इसका फिगर देखिए, ये नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं हम। वही बात यहाँ भी देखने को मिलता है, हम वोल्टेज बढ़ाते हैं लेकिन करंट इंक्रीज नहीं करता है। एक खास वोल्टेज पर करंट तेज़ी से इंक्रीज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग करंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज करता है। तो ये दोनों हो गया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक। इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आशा आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि सभी का इसका लाभ मिल सके। और हमसे कनेक्टेड रहिए, विशेष जानकारी आपको समय समय पर देती रहेंगे हम लोग। कल के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आना और फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आपका आना चाहिए। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।